मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी डरावनी बातें सुनी हैं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ उस घर में हुआ उसे आज तक याद करता हूं तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस घर में जाने से पहले हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मेरा परिवार काफी अमीर था और मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पापा ने बचपन से ही मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा था। शादी के कुछ दिन बाद एक सुबह पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मेरे हाथ में एक चाबी रखी और कहा, ये तुम्हारे और बहू के लिए है, तुम्हारा अपना घर। मैं तो जैसे खुशी से पागल हो गया था। मेरी पत्नी भी बहुत खुश थी। अगले कुछ दिनों में हम अपना सामान पैक करके उस नए घर में शिफ्ट हो गए। घर बाहर से बहुत खूबसूरत था। बड़ा गेट, सामने छोटा सा गार्डन, पीछे खुली जगह और अंदर काफी बड़े बड़े कमरे। पहले 2-3 दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। हम दोनों घर को अपना बनाने में लगे हुए थे। कभी पर्दे बदलते, कभी सामान की जगह बदलते और कभी बस बैठकर अपने नए घर को देखते रहते। हमारे साथ हमारा कुत्ता ब्रूनो भी था। ब्रूनो को घर बहुत पसंद आया था, लेकिन एक चीज अजीब थी। घर में आने के बाद से वो बार बार ऊपर वाली मंजिल के एक हिस्से में जाकर खड़ा हो जाता था। वहां एक लंबा सा गलियारा था और उसके आखिरी हिस्से में एक कमरा था। उस कमरे के दरवाजे पर पुराना ताला लगा हुआ था। मैंने पहली बार उसे देखा तो सोचा कि शायद स्टोर रूम होगा। मैंने पापा को फोन किया। उन्होंने कहा, घर की सारी चाबियां तो हमें दे दी गई थीं, शायद वो पुराना लॉक होगा, मकान मालिक से पूछ लेना। उस वक्त मैंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन जब हम घर की सफाई कर रहे थे, मेरी पत्नी ने अचानक मुझे आवाज दी। मैं ऊपर गया तो वो उसी बंद कमरे के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में चाबियों का पूरा गुच्छा था। उसने एक एक करके सारी चाबियां उस ताले में लगाकर देखी। एक भी चाबी काम नहीं कर रही थी। मैंने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। मैंने दरवाजे को थोड़ा धक्का दिया। दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला और तभी अंदर से बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कमरे के अंदर फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैं और मेरी पत्नी दोनों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे। फिर मैंने दरवाजे के पास कान लगाया। कुछ नहीं, पूरा सन्नाटा। मैंने पत्नी से कहा, शायद लकड़ी सिकुड़ने की आवाज होगी, रात काफी हो गई है, कल किसी आदमी को बुलाकर लॉक खुलवा देंगे। हम नीचे आ गए। रात करीब 12 बजे हम सोने चले गए। ब्रूनो हमारे कमरे के बाहर सोता था। रात के करीब 3 बजे अचानक उसकी आवाज से मेरी नींद खुल गई। वो भौंक नहीं रहा था, वो बस ऊपर की तरफ देखकर लगातार गुर्रा रहा था। मैं उठकर दरवाजा खोला। ब्रूनो सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। उसकी नजरें ऊपर उसी बंद कमरे की तरफ थीं। मैंने उसे आवाज दी। वो मेरी तरफ देखने के बजाय धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे चला गया। ऊपर पहुंचकर ब्रूनो सीधे उस बंद कमरे के सामने जाकर बैठ गया और फिर उसने दरवाजे को देखकर ऐसी आवाज निकाली जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिसे मैं नहीं देख सकता था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। दरवाजा वैसा ही बंद था, लेकिन इस बार दरवाजे के नीचे से हल्की सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले अंदर से 3 हल्की दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। मेरी पत्नी पीछे खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, घर में हमारे अलावा कोई और तो नहीं है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा था। हम दोनों वापस कमरे में चले गए, लेकिन उस रात हमें नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि अब इस कमरे का लॉक किसी भी हालत में खुलवाना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस कमरे का दरवाजा खुलने के बाद हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले उस बंद कमरे का लॉक खुलवाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले मैंने पापा को फोन करके पूछा कि जिस आदमी से उन्होंने ये घर खरीदा था, उसने इस कमरे के बारे में कुछ बताया था या नहीं। पापा ने कहा, नहीं बेटा, उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई। उसने तो कहा था कि घर पूरी तरह खाली है और सारी चाबियां हमें दे दी गई हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमारे पास सच में घर की लगभग हर चाबी थी, बस उस एक कमरे की चाबी नहीं थी। मैंने पापा से कहा कि मैं बाद में मकान मालिक से बात करूंगा। उसी दिन मैंने एक आदमी को बुलाया जो पुराने ताले खोलने का काम करता था। वो ऊपर गया, ताले को काफी देर तक देखता रहा और फिर बोला, साहब, ये साधारण लॉक नहीं है, काफी पुराना है, लेकिन ऐसा लॉक मैंने पहले भी देखा है। मैंने पूछा, तो खुल जाएगा? उसने कहा, कोशिश करता हूं। वो करीब आधे घंटे तक लगा रहा। आखिरकार लॉक खुल गया। दरवाजा धीरे से खुला। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। खिड़कियां बंद थीं और हवा में बहुत पुरानी सी गंध थी। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक टूटी हुई कुर्सी
और दीवार के पास एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। बस इतना ही। मेरी पत्नी ने कमरे की लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन बल्ब नहीं जला। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और अंदर चला गया। जैसे ही मैं उस कमरे में गया, मेरा ध्यान दीवार पर बने एक अजीब से निशान पर गया। वो कोई साफ तस्वीर या धार्मिक निशान नहीं था, बस कुछ खरोंच जैसी लकीरें थीं। मैंने सोचा शायद पुराने घर की वजह से होंगी। तभी पीछे से मेरी पत्नी ने कहा, इसे देखो। वो लकड़ी के बक्से के पास खड़ी थी। बक्से पर धूल जमी हुई थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की। बक्सा खुल गया। अंदर कुछ पुराने कागज और एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। मैंने चाबी उठाई। उस पर कोई नंबर नहीं था। मैंने मजाक में कहा, लगता है ये भी किसी बंद चीज की चाबी है। मेरी पत्नी हंसते हुए कहा, कहीं इसी कमरे की तो नहीं। मैंने चाबी ताले में लगाई। चाबी घूम गई, लेकिन वो कमरे का ताला नहीं था। अलमारी के नीचे एक छोटा सा लॉक लगा था। मैंने वो लॉक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2004। मैंने कुछ पन्ने पढ़ने शुरू किए। पहले कुछ पन्नों में घर की मरम्मत और पुराने सामान के बारे में लिखा था, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ता गया, बातें अजीब होती गईं। एक जगह लिखा था कि रात के समय घर के इस कमरे से आवाजें आती थीं। दूसरे पन्ने पर लिखा था कि घर में रहने वाला व्यक्ति कई रातों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। और फिर एक पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर ये कमरा दोबारा खोला जाए तो रात होने से पहले इसे बंद कर देना। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या लिखा था? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन हम दोनों ने सोचा कि यह किसी पुराने मालिक का वहम होगा। उस शाम हमने कमरे को फिर से बंद कर दिया। लेकिन उसी रात पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। रात करीब 11:30 बजे हमारा कुत्ता ब्रूनो अचानक मेरे कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वो लगातार ऊपर देख रहा था। फिर वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैं उसके पीछे ऊपर गया। ब्रूनो सीधे उसी बंद कमरे के सामने जाकर रुक गया। इस बार दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन ब्रूनो दरवाजे के बिल्कुल पास जाकर जमीन सूंघने लगा। फिर अचानक वो पीछे हट गया। उसके बाद उसने पहली बार उस दरवाजे की तरफ देखकर जोर से भौंकना शुरू किया। मैंने उसे डांटा और नीचे ले आया। रात करीब 2 बजे मेरी पत्नी ने मुझे उठाया। उसने कहा, सुनो, ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई है। हम दोनों ने ध्यान से सुना। ऊपर बिल्कुल शांति थी। मैंने कहा शायद कोई सामान गिरा होगा, लेकिन तभी ऊपर से हमारे कुत्ते के पंजों की आवाज आई। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ब्रूनो तो हमारे कमरे में ही था। और उसी वक्त ऊपर बंद कमरे की तरफ से एक बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया हो। मैंने हिम्मत करके ऊपर जाने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन इससे पहले कि मैं सीढ़ियों तक पहुंचता, ब्रूनो मेरे पैरों के पास आकर अचानक गिर पड़ा। मैं घबरा गया। मेरी पत्नी भी दौड़कर बाहर आई। हमने उसे संभालने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो शांत हो गया। हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत अचानक खराब हुई है और उसे निगरानी में रखना पड़ेगा। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा, लेकिन अगली सुबह ब्रूनो नहीं रहा। मैं ये बात आज भी ठीक से नहीं समझ पाया कि उसे हुआ क्या था। उसकी मौत के बाद मेरी पत्नी पूरी तरह टूट गई, और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि हमें उस घर में एक रात भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, तुमने वो कमरा खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने नंबर पर कॉल किया। फ़ोन बंद था, और सबसे डरावनी बात, मैसेज आने का समय था रात 2:13 पर। वही समय जब हम घर के अंदर ऊपर से आवाज़ सुनकर उठे थे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि उस कमरे का राज सिर्फ पुराने घर से जुड़ा हुआ नहीं था। कोई था जो हमारे बारे में जानता था। ब्रूनो की मौत के बाद मैं और मेरी पत्नी बिल्कुल टूट गए थे। मेरी पत्नी बार बार यही कह रही थी कि हमें वो घर छोड़ देना चाहिए। सच कहूं तो उस समय मेरा भी मन यही था, लेकिन मेरे पापा ने इतनी मेहनत से वो घर हमारे लिए लिया था, इसलिए मैं बिना वजह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने खुद को समझाया कि ब्रूनो के साथ जो हुआ शायद उसका उस कमरे से कोई संबंध नहीं था। लेकिन फिर उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी ये सोच पूरी तरह बदल दी। हम दोनों अपने कमरे में बैठे थे। मेरी पत्नी चुप थी और मैं अपने फोन में बड़ी अनजान नंबर देख रहा था। वो मैसेज अभी भी मेरे फोन में था, तुमने वो कमरा खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। करीब रात के 12 बजे अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि हम दोनों एकदम खड़े हो गए। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूं। मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट लेकर ऊपर गया।
सीढ़ियां चढ़ते समय मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने 2 बार पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचकर मैंने उस कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन फर्श पर कुछ पड़ा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा, वो वही पुरानी डायरी थी जिसे हमने अलमारी में बंद करके रखा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने डायरी उठाई और वापस नीचे आ गया। मेरी पत्नी ने पूछा, ये यहाँ कैसे आई? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने डायरी खोली। जिस पन्ने पर हमने पिछली बार पढ़ना बंद किया था, उसके बाद के पन्ने पर अब कुछ लिखा हुआ था। मैंने कसम खाई थी कि उस पन्ने पर पहले कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अब वहां एक लाइन थी, पहली मौत के बाद घर खाली नहीं होता बल्कि जागता है। मेरी पत्नी ने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। उसने कहा, बस करो, हमें अभी पापा को बुलाना चाहिए। मैंने तुरंत पापा को फोन किया, उन्हें सब कुछ बताया। पापा ने कहा कि सुबह वो हमारे पास आएंगे और उस घर को बेचने वाले आदमी से भी बात करेंगे। उस रात हमने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन करीब 3 बजे मेरी पत्नी अचानक चीख पड़ी। मैंने देखा तो उसके हाथ में चाकू था। वो रसोई से पानी लेने गई थी और न जाने कैसे चाकू उसके हाथ में लग गया था। उसका हाथ तेजी से खून से भर गया। मैं घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। सौभाग्य से चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी लगातार एक ही बात कह रही थी कि मैंने चाकू को छुआ भी नहीं था, वो अपने आप गिरा था। मैंने उससे कहा कि शायद हाथ लगने से चाकू गिर गया होगा, लेकिन वो बार बार यही कह रही थी कि चाकू उसके हाथ तक आया कैसे। अगली सुबह पापा घर पहुंचे। उनके साथ वो आदमी भी था जिससे उन्होंने घर खरीदा था। रमेश का नाम रमेश था। रमेश ने घर में कदम रखते ही अजीब तरह से चारों तरफ देखा, जैसे वो घर को पहली बार नहीं बल्कि बहुत पहले से जानता हो। मैंने उससे सीधे पूछा, आपने पापा को इस घर के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताया? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैंने कुछ छुपाया नहीं साहब। मैंने डायरी उसके सामने रख दी। डायरी देखते ही उसका चेहरा बदल गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। पापा ने पूछा, क्या बात है? रमेश ने कहा, ये डायरी आपको कहाँ मिली? मैंने ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। उसने तुरंत कहा, वो कमरा आपको नहीं खोलना चाहिए था। मेरी पत्नी ने पूछा, क्यों? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसका रास्ता रोककर कहा, आज आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। वो चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, इस घर में मैं पहले भी एक परिवार को रहते हुए देख चुका हूं। पापा ने पूछा, क्या हुआ था उस परिवार के साथ? रमेश ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और उसने जो बात बताई उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, इस घर में ऊपर वाले कमरे के अंदर कभी किसी की मौत हुई थी। मेरी पत्नी ने तुरंत पूछा, किसकी? रमेश ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उस बंद कमरे को देखता रहा। फिर बोला, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इस घर में क्या हुआ था, तो आपको उस कमरे के नीचे वाला हिस्सा देखना पड़ेगा। मैंने पूछा, नीचे वाला हिस्सा? उसने कहा, हाँ, उस कमरे के नीचे एक और जगह है जिसके बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। और उसी वक्त ऊपर से दरवाजा अपने आप जोर से बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। हम चारों ने एक साथ ऊपर देखा। रमेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा, वो फिर से शुरू हो गया। और पहली बार मुझे समझ आया कि शायद ब्रूनो की मौत सिर्फ शुरुआत थी। रमेश के मुंह से ये बात सुनकर कुछ सेकंड तक घर में बिल्कुल सन्नाटा रहा। मेरे पापा ने उससे पूछा, क्या शुरू हो गया? लेकिन रमेश चुप रहा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। मेरे घर में मेरी पत्नी के साथ ये सब हो चुका है और हमारा कुत्ता भी मर चुका है। रमेश ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैंने ये घर बेचते वक्त सोचा था कि अगर मैं उस कमरे की बात नहीं करूंगा तो शायद सब खत्म हो चुका होगा। मैंने कहा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उसने सिर झुका लिया। फिर उसने बताया कि करीब 15 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उनके परिवार में भी सिर्फ एक बेटा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन घर में रहने के कुछ समय बाद उस परिवार को भी वही बंद कमरा मिला था। उस समय भी उस कमरे की चाबी किसी के पास नहीं थी। एक दिन उन्होंने ताला तोड़कर कमरा खोल दिया और उसके बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रमेश ने कहा, कुछ महीनों बाद वो परिवार अचानक घर छोड़कर चला गया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने वो कमरा दोबारा बंद कर दिया था। मैंने पूछा, और कमरे के नीचे क्या है? रमेश ने कहा, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन पुराने मालिक ने बताया था कि कमरे के नीचे एक छोटा सा तहखाना है। हम चारों ऊपर गए। रमेश सीधे उसी कमरे के सामने खड़ा हो गया। मैंने दरवाज़ा खोला। इस बार दरवाज़ा बिना किसी परेशानी के खुल गया। कमरे में वही पुरानी गंध थी। मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी थी।
मैंने फर्श को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद मुझे लकड़ी के फर्श का एक हिस्सा बाकी जगह से थोड़ा अलग लगा। मैंने उसे हटाने की कोशिश की। वो हिल गया। उसके नीचे लोहे का एक छोटा सा ढक्कन था। रमेश ने उसे देखते ही कहा, यही है। मैंने ढक्कन उठाया। नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां थीं। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट नीचे की। तहखाना बहुत छोटा था। वहां कुछ पुराने डिब्बे, लकड़ी के टुकड़े और एक लोहे की अलमारी रखी थी। मैंने अलमारी खोली। अंदर कई पुराने कागज थे। उनमें घर की पुरानी बिक्री के कागज भी थे। लेकिन एक कागज देखकर मैं रुक गया। उस पर घर के पुराने मालिक का नाम लिखा था और नीचे एक तारीख थी, 17 जुलाई 2004। वही तारीख जो डायरी के पहले पन्ने पर थी। मैंने कागज रमेश को दिखाया। वो काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, इस तारीख के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ था। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या? रमेश ने कहा, इस दिन इस घर में रहने वाले एक परिवार के एक सदस्य की मौत हुई थी। मेरी पत्नी का चेहरा उतर गया। मैंने पूछा, किसकी? रमेश ने जवाब देने के बजाय लोहे की अलमारी के पीछे देखा। वहां दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने मोबाइल की रोशनी वहां डाली। दीवार पर कई नाम लिखे हुए थे। कुछ नामों के आगे तारीखें थीं। मैंने धीरे धीरे उन्हें पढ़ना शुरू किया। फिर मेरी नज़र सबसे नीचे लिखे एक नाम पर गई। उसके आगे कोई तारीख नहीं थी। वो नाम था ब्रूनो। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर रमेश को देखा। उसने भी वो नाम देख लिया था। वो घबराकर बोला, ये नाम यहाँ कैसे आया? मेरी पत्नी रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें हमारे कुत्ते का नाम कैसे पता था? रमेश ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तभी ऊपर से मेरी पत्नी की आवाज़ आई, लेकिन मेरी पत्नी तो मेरे सामने खड़ी थी। आवाज़ फिर आई, सुनो। हम चारों ने एक दूसरे को देखा। फिर ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी पत्नी और पापा भी मेरे पीछे आ गए। कमरे में पहुंचकर हमने देखा कि फर्श पर हमारी शादी की एक फ़ोटो पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। फ़ोटो में मैं और मेरी पत्नी खड़े थे, लेकिन फ़ोटो के पीछे, बिल्कुल उस बंद कमरे की खिड़की के पास, एक धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी। मैंने फ़ोटो को करीब से देखा। वो परछाई किसी इंसान जैसी थी। मेरी पत्नी ने फ़ोटो देखते ही कहा, ये फ़ोटो तो घर आने के बाद खींची ही नहीं गई थी। मैंने तारीख देखी। फ़ोटो हमारे घर में आने से एक दिन पहले की थी, लेकिन वो तस्वीर हमारे पास कभी थी ही नहीं। तभी नीचे से ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। हम सब भागकर नीचे गए। ड्राइंग रूम में रखी कांच की मेज़ टूट चुकी थी। उसके ऊपर मेरी पत्नी का फ़ोन पड़ा था। फ़ोन अपने आप रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और उसे चलाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा था। फिर मेरी अपनी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दी, क्योंकि वो आवाज़ मेरी थी, लेकिन मैंने वो बात कभी कही ही नहीं थी। उसी रात हमने फैसला किया कि हम घर में नहीं रुकेंगे। पापा ने कहा कि सुबह होते ही पुलिस में शिकायत करेंगे और घर बेचने वाले आदमी से सारे कागज निकलवाएंगे। लेकिन रमेश जाते जाते मुझे रोक लिया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर आप आज रात घर छोड़ रहे हैं तो एक बात याद रखना। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, पीछे मुड़कर उस कमरे को मत देखना। हम घर से बाहर निकलने लगे। मैं अपनी पत्नी के साथ गेट तक पहुंच गया, लेकिन तभी ऊपर वाली खिड़की से हल्की सी आवाज आई। मैंने अनजाने में ऊपर देख लिया। वही बंद कमरा था। खिड़की के पीछे कोई खड़ा था। मैंने पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत कार में बिठाया, लेकिन कार स्टार्ट करने से पहले मैंने आखिरी बार ऊपर देखा। खिड़की खाली थी और उसी समय मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया, तुम घर छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूं। मैंने स्क्रीन देखी और पहली बार मुझे लगा कि शायद वो चीज़ सिर्फ उस घर के अंदर नहीं थी, वो हमारे पीछे भी आ चुकी थी।